हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के एनुअल का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट जो बच्चों को मिला है उसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है सुनना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड वगैरह सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन जो है करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोनों क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स की लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स की वेटेज रखता है और वर्ड लिमिट यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है कितने का लिखना है, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। 4 पॉइंट इसने आपको दे रखे हैं: भुगतान संतुलन, वास्तविक और संभावित जीडीपी, तरलता जाल और स्थिर विनिमय दर प्रणाली। 4 नोट ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है चारों के चारों शॉर्ट नोट लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, एक इसमें से 1-2 लिख दिया और काम बन गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हो, आपको चारों के आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। अगर 1 उठाते हो तो पूरा लिखने पड़ेंगे चारों के चारों। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन करना सबसे बढ़िया रहेगा, जो आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने में अवमूल्यन कैसे मदद करता है। ठीक है, और इसमें भी बी पार्ट दे रखा है आपको, विदेशी जीडीपी और तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें शुद्ध निर्यात फलन को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं तो आपको दोनों ही ए पार्ट और बी पार्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, और बी में लिखा है मुद्रा क्या है, इसके कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कह रहा है वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी के बीच अंतर बताइए। ठीक है, और बी में लिखा हुआ है गुणक क्या है, उदाहरण की मदद से उपभोग करने के लिए निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे तो सारे ही 50 मार्क्स की वेटेज रख रहे हैं, बट जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो बहुत ही ईजिली आप इसमें कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग खपाऊ वाला भी काम नहीं है, तो वो है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो करना है वो आपको करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बहुत ही, अभी आंसर भी बताऊंगा मैं। ठीक है, साथ के साथ आंसर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में ही प्रोवाइड करा दूंगा, बता दूंगा कैसे मिलेगी आपको पीडीएफ। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। इसके अंदर 4 शॉर्ट नोट हैं। ठीक है, ए बी सी डी, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आंसर कैसे मिलेंगे वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो है सबके आंसर की पीडीएफ बना दी है। ठीक है, कैसे लिखना है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, कहीं बाद में बोलो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। उसने बोला है भुगतान संतुलन पर जो है शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको भुगतान संतुलन का जो है अर्थ लिख देना है, जैसे कि ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने फॉर्मेट बना रखा है भुगतान संतुलन का। आप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, डिजिट भी लिखना चाहते हो डिजिट भी लिख सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, अर्थ लिख देना है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, और उसके बाद अगर ये फॉर्मेट नहीं बनाना चाहते, उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है भुगतान शेष के खाते के घटक। इसके जो है 4 घटक होते हैं: वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण, और पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लिखोगे। इसके अंदर फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि सबसे पहला लिखा हुआ है वस्तुओं का आयात निर्यात, इसको कहते हैं दृश्य मदे। फिर लिखा हुआ है सेवाओं का आयात निर्यात, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अदृश्य मदे। ठीक है, अभी क्या लिखना है देखिए, दृश्य में क्या लिखना है और अदृश्य में क्या लिखना है। दृश्य में ये वाला पूरा छाप सकते हो, और अदृश्य में ये वाला जो है आप पूरा का पूरा छाप सकते हो। ठीक है,
और उसके बाद एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय हस्तांतरण का ये मतलब होता है जो वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता। जैसे कि किसी आपसे गिफ्ट मिल गए, विदेशों से उपहार, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशों से उपहार, विदेशों को उपहार, इसको कहते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। तो ये यहाँ पे लिख देना है आपको कि वो हस्तांतरण होते हैं जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता, इसको एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत भुगतान, जैसे विदेशों से ऋण, विदेशों को ऋण, तो ये वाली चीज़ें पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत भुगतान में लिख देनी है। ठीक है, तो इतना आपका जो है पहला वाला भुगतान शेष का पूरा हो जाएगा प्रॉपर। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से बनाना चाहते हो तो ये दोनों पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि जब आपका भुगतान पक्ष ज़्यादा हो जाता है प्राप्ति पक्ष से तो उसको प्रतिकूल या घाटे का भुगतान शेष कहते हैं, और जब आपका प्राप्ति पक्ष ज़्यादा होता है भुगतान पक्ष से तो उसको अनुकूल या बचत का भुगतान शेष कहते हैं। ये आपका पूरा हो जाएगा, पूरा एक शॉर्ट नोट। ठीक है, फॉर्मेट आपके लिए आपके ऊपर है, बनाना चाहते हो नहीं, अदरवाइज आपको अर्थ लिखना है, भुगतान शेष के घटक लिखने हैं, ये चारों के चारों, अंदर एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, दृश्य में ये, अदृश्य में ये, और इन दोनों में क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है वास्तविक और संभावित जीडीपी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, यहाँ पर मैंने जो है वास्तविक और संभावित जीडीपी का पूरा यहाँ पर अंतर लिख रखा है। ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहते हो, इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वास्तविक जीडीपी को अलग लिखना चाहते हो, संभावित जीडीपी को अलग लिखना चाहते हो तो वो भी आप वैसे भी करके लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हो। जैसे सेपरेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे मान लो वास्तविक का है, ये अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन ये सारे पॉइंट को एक साथ जोड़ देना। ये अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन स्तर को दर्शाता है, इसमें संसाधनों का अल्प कुशलतम और अति प्रयोग हो सकता है, इसका संबंध जो है वो वर्तमान रोजगार स्तर से होता है, इसमें वास्तविक जीडीपी की संभावित जीडीपी से तुलना करके स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल ज्ञात किया जाता है, इसका संबंध अल्पकाल से है, इसका निर्धारण एडी और SRAS द्वारा होता है, और ये डायग्राम बना देना। ठीक है, ऐसे इस तरफ लिख दिया वास्तविक वाला, और फिर संभावित वाले भी ये सारे 6 पॉइंट को जोड़कर संभावित वाले पे शॉर्ट नोट आपका बन जाएगा। सेपरेट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसने शॉर्ट नोट ही बोला है, अंतर उसने नहीं बोला है। तो आप ये 6 पॉइंट वास्तविक के, 6 पॉइंट संभावित के, ये सारे आप इसमें जोड़ देना। फिर उसने बोला है स्थिर विनिमय दर क्या होती है, उसके गुण दोष बताइए। तो ये मैंने यहाँ पे स्थिर विनिमय दर लिख रखा है कि वो दर होती है जो देश या सरकार या RBI जो है, देश की सरकार या RBI उसे निर्धारित करता है, उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। 3 गुण लिखे हुए हैं, 2 दोष लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके नीचे लचीली वाला लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है, कहीं लचीली वाला भी उतार दो, ध्यान से सुन लो। स्थिर वाला लिखा हुआ है शॉर्ट नोट में, तो केवल स्थिर वाला ही लिखना है, उसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये जो गुण दोष लिखे हुए हैं, अगर इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हो, ठीक है, तो मैं वीडियो देख सकते हो आप, इसकी मेरे चैनल पे जो है वीडियो है, तो मैंने उसके अंदर बता रखा है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको क्या देनी है। अगर लिखना चाहते हो, एक एक लाइन अगर लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, लचीली वाली नहीं दिखनी है, बार बार बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। अगला जो है वो है लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता पाश जो है क्या होता है। तो इसमें ये कर्व बनाना है और पूरा का पूरा ये जैसे लिखा हुआ है, हम ऐसी स्थिति यहाँ से लिखना है, यहाँ से बिल्कुल हम ऐसी पूरा का पूरा ये उतार देना, यहाँ से कठिन हो जाता है तक, हम ऐसी स्थिति की भी कल्पना कर सकते हैं और कठिन हो जाता है, यहाँ तक पूरा का पूरा जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कर्व ज़रूर बनाना है लिक्विडिटी ट्रैप का। ठीक है, तो ये और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, जितना बोला है केवल उतना, बाकी और कुछ भी नहीं लिखना है। ये मुद्रा की मांग का सारांश, भारत की मौद्रिक व्यवस्था, ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है, केवल ये वाला पैरा उतारना है और ये कर्व बनाकर आना है। ठीक है, तो अब ये करेंगे तो उससे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा सारे शॉर्ट नोट। उसके बाद 4th क्वेश्चन में भी बोल रहा है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर बताइए। पूरा का पूरा ये छाप देंगे, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा, कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 4th का जो है ए पार्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद है, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका 4th का बी पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। उसने बोला निवेश गुणक क्या होता है, तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखना है पूरा का पूरा, गुणक की अवधारणा, केवल गुणक की अवधारणा कह रहा हूँ, केवल ये लिखना है। ठीक है, इतना लिख दिया तो ये तो हो गया उसका अर्थ। उसके बाद उसने हमें क्या करना है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, केवल वो लिखना है अर्थ, ये भी लिख सकते हो, या ये जो बॉक्स में बना हुआ है ये भी उसका अर्थ ही है, ये भी लिख सकते हो। जौन सा लिखना चाहो अर्थ, वो वाला अर्थ लिख सकते हो, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है,
उसके बाद आपको ये करना है गुणक की क्रियाविधि, ठीक है। आपको ये लिखना है कि गुणक जैसे ये इस मान्यता पर आधारित है कि MPC 0.5 है। उसके बाद ये टेबल आपको जो है बनानी है, ठीक है। ये टेबल प्रॉपर जैसी बनी हुई है ऐसी ही आपको ये टेबल बना देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस टेबल के नीचे ये 4 पॉइंट की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आपको कॉपी पेस्ट जो है कर देना है। जितने पॉइंट लिखे हुए हैं 3 4 5 के 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये 5 के 5 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो ये पूरी इसकी क्रियाविधि हो जाएगी गुणक की MP। और कुछ भी नहीं लिखना, ये सारा कुछ भी नहीं लिखना, केवल ये पॉइंट लिखने हैं टेबल के नीचे, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है कि गुणक का MPC के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब MPC का मूल्य अधिक होता है तो K का मूल्य अधिक होगा, MPC का मूल्य कम होने से K का मूल्य कम हो जाता है। ये 4 पॉइंट, ठीक है। केवल 7वां क्वेश्चन लिखना है, ये 8 9 ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ, जितना बोला है केवल उतना, केवल 7वें के ये 4 पॉइंट और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। 7वें के केवल ये 4 पॉइंट और टेबल के नीचे ये 5 पॉइंट, ये टेबल बनानी है। इसके ऊपर का कुछ भी आपको नहीं लिखना है। और इसमें ये बॉक्स में जो अर्थ लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हो, ऊपर वाला अवधारणा वाला लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। तो आपका ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4th का A पार्ट पूरा का ऐसे ही उतार देना, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब है क्वेश्चन ये कि ये मिलेगा कैसे आपको। आप मेरा WhatsApp नंबर आपके पास होगा ही, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो लिख लीजिए 9990158317। यहाँ पर भी आप देख ही रहे हो 9990158317 ये मेरा WhatsApp नंबर है। आपको क्या करना है, मेरे WhatsApp पर से मैसेज कर दीजिए कि हमें जो है 2nd ईयर की ये वाली जो PDF है हमें ये सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। देखो भाई सिंपल सी बात, थोड़ा सा टाइम लूँगा, ऐसे नहीं आपने मैसेज करा और 1 मिनट में जो है आपके पास PDF आ जाएगी। तो मैं जो है क्लास भी लेता हूँ, मेरे को सब कुछ देखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट मैं आपको आज ये PDF जो है भेज दूंगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिए, ऐसा नहीं मैसेज करते ही आपके पास PDF आ जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा ये PDF आपको उतना जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे को ये टैक्स कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।